देश में करीब 15.65% एक्टिव केसेस हैं, यानी कि अराउंड 37.1 लाख केसेस एक्टिव केसेस में हैं। 83.26% केसेस देश में अब तक रिकवर हो चुके हैं। यहाँ एक विषय हम आपकी दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि अगर 3 मई से देखें तो 3 मई पर देश में 17.13% एक्टिव केसेस थे, जो कि अब घटते घटते 15.65% हो गए हैं। इसी तरीके से जो रिकवर्ड केसेस थे वह 3 मई को 81.7 थे, जिसमें हम एक बढ़ोतरी नोट करते हैं विच इज नाउ कम टू 83.26%। इसी के साथ ही हम एक और जो नोटिस करते हैं कि 3 मई से हमारे देश में रिकवरी 3 मई से जो हम देखते हैं कि 3 मई से रिकवरी जो है वह बढ़ती जा रही है और विद द केसेस जो हमारे एक्टिव केसेस जो हमारे देश में रिपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 3,62,727 केस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड पा रहे हैं कि देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से देश में केसेस में एक प्लेटोइंग महसूस होती है। और साथ ही एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम पिछले कल का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश ने पूरे देश में ही पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट किए 19.83 लाख, और साथ में हमारे देश में पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे देश में करीब 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक आज एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं। इसमें मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछली प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया था कि देश में ऐसी 13 स्टेट हैं जिसमें बिहार भी एक स्टेट थी, लेकिन आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। साथ ही उस समय हमने बताया था कि करीब 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, लेकिन एक स्थाई पर बिहार में केसेस एक्टिव केसेस में कमी पाई गई, दूसरी स्थाई पर जम्मू और कश्मीर के केसेस बढ़कर 50,000 से 1 लाख के बीच में होने की वजह से टोटल 8 स्टेट्स में ओवरऑल एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम देश में पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं। यहाँ मुख्य विषय जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि हाई केस पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है। तो जरूरत है कि हमारे हर स्थाई पर प्रयत्न हो कि हम केस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, जिसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ मास्क और ओवरऑल सैनिटेशन पर हम अपना ध्यान बनाए रखें। इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक पॉजिटिविटी है और 8 स्टेट और हैं जिनको कि देखें तो पाते हैं कि जहां पर 20% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई गई है। व्हाइल दिस इज ए वरीसम ट्रेंड, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले एक हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%, यानी कि इससे पहले जो ट्रेंड इंक्रीज इन पॉजिटिविटी की तरफ था, अब हम उसमें थोड़ा सा एक कमी भी पा रहे हैं। साथ ही वह स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस सबसे अधिक थे, यानी कि जहां पर हम एक्टिव केसेस ज्यादा पा रहे थे, उनमें से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर एक ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर प्लेटोइंग और डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें कि हमने पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि 18 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये प्लेटोइंग नोट की गई है, जो अब बढ़कर 20 स्टेट्स में हम पा रहे हैं। और जिसमें मुख्यतः अगर देखें नई स्टेट जो ऐड हुई है वह है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और गोवा, जहां पर थोड़ा बहुत प्लेटोइंग हम नोट कर रहे हैं। साथ ही 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हम जो पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर कि हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट कर रहे हैं। हम अगर उन स्टेट की बात करें तो हम देखते हैं कि
वह स्टेट 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिसमें से कुछ स्टेट्स हमने दिखाई हैं। मुख्यतः एरिया ऑफ कंसर्न रिमेन इन टर्म्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर ऐसे कुछ स्टेट जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस अभी भी नोट किया जा रहा है। एक मुख्य विषय जो हम लोग आप लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओवरऑल केस डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है। जो पिछले 2 हफ्तों का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आप नासिक में देखें तो एक शार्प फॉल इन केसेस नोट किया जा रहा है। 35,000 जहां वीकली केसेस आते थे वो 22,000 के करीब रह गए हैं। थाने जैसे 32,000 से 15,000 के करीब रह गए हैं। इसी तरह भोपाल में भी एक कंटिन्यूस डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग केसेस नोट किया जा रहा है। साथ ही हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने अभी भी है, जिनको हम बताएं तो देखें 316 जिले ऐसे हैं देश में जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इन सब जिलों में कंटेनमेंट एफर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट के साथ मिलकर हम काम करते रहें। इसमें उन 316 जिलों के बारे में बताते हुए जिसमें मुख्य जिले जहां पर एक शार्प इंक्रीजिंग केसेस नोट किया गया है, हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। जैसे आप देखिए चेन्नई में 28,000 से बढ़कर जो वीकली केसेस आते थे वह करीब 48,000 हो गए हैं। मल्लापुरम केरला में 17,000 से 28,000। अहमदनगर इसी तरह हम देखते हैं कि कंटिन्यूड इंक्रीजिंग केसेस नोट किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड में, कोलम इन केरला, तुमकुर इन कर्नाटका, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड चेंगलपट्टू इन तमिलनाडु, इन सभी जिलों में एक शार्प इंक्रीजिंग केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से और इन जिलों से संपर्क करके इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे हमें कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि हम देखें तो 22 से लेकर 28 अप्रैल तक अगर देश में ऐसे 125 जिले थे जहां पर वीकली पॉजिटिविटी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा था, वह जिले बढ़कर 29 अप्रैल से 5 मई को 182 जिलों में कन्वर्ट हुए। और अब एक पॉजिटिव न्यूज के सामने 6 से 12 अगर मई का हम डेटा एनालाइज करते हैं तो ऐसे 338 जिले हैं जहां पर एक स्थाई पर टेस्टिंग में कमी नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया गया है। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं दैट इज पीपल अबव 45 इयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिनको की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एफर्ट्स जो कि हमारे फील्ड फंक्शनरी जो पिछले 1 साल 4 महीने से कोविड के विषय में काम कर रहे हैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। जैसे कि मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने RWS के साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहां पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहां पर एडमिट होना चाहे उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही पेशेंट को ये ऑप्शन दी जा रही है कि या तो आप उन पर्टिकुलर आइसोलेशन सेंटर्स में आ सकते हैं, और अगर दूसरे स्तर पर आप अपने घर में भी रहना चाहते हैं तो आपको चाहे मेडिसिन की सप्लाई हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी हो, चाहे वेजिटेबल्स और फ्रूट की डिलीवरी हो घर पर, वह भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इन सेंटर्स में एक और एफर्ट किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्टी सिलेंडर्स अगर जो होते हैं वह अगर वहां पर जमा किया जाए
तो सेंटर कंसोलिडेट करता है एम्प्टी सिलेंडर्स को और भरकर उनको फिर पर्टिकुलर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ही एक और दूसरा इनिशिएटिव हम आप लोगों की दृष्टि में एक केस एनालिसिस के रूप में लाना चाहेंगे। कितना जरूरी है कि हम कंटेनमेंट पर पूरा ध्यान दें। रूट कॉज इज कंटेनमेंट। अगर हम कंटेनमेंट पर एफर्ट रखेंगे तो हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस को मैनेज करने में सक्षम होगा। जैसे कि अगर आप देखें रायपुर में 11% केस पॉजिटिविटी जो कि 15 मार्च के करीब थी, वह एक रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के रूप में 16.4%, बढ़ते बढ़ते 28%, फिर 44% और अधिक बढ़ते बढ़ते 54.6% तक केस पॉजिटिविटी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्थायी पर उन्होंने शुरू में होम क्वारंटाइन भी शुरू किया, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन तब भी केसेस में बढ़ोतरी चलती जा रही थी। उस समय पर जब रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर इंपोज किए फ्रॉम अप्रैल 9 ऑनवर्ड्स, तभी जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं कि कोई भी कंटेनमेंट एफर्ट जब हम फील्ड पर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में करीब 14 दिन लगते हैं। 7 से 14 दिन में उसका इम्पैक्ट हम फील्ड पर फील कर सकते हैं। हमें इंटरमिंगलिंग रोकने का जब पर्सनल लेवल पर काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे तब भी केसेस में एक बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि फील्ड लेवल पर ये कंटेनमेंट एफर्ट जारी रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स जारी रहे, इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड किया गया, तो आज जब कंटेनमेंट एफर्ट्स वहां पर आज भी चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाएं। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। साथ ही उन्होंने CSR का पूरा उपयोग करते हुए वहां पर एक न्यू PSA प्लांट का भी ऑर्डर किया, जिसको उन्होंने त्वरित एक स्पीड से उसको स्टार्ट भी किया। फिर उसी तरीके से काम करते करते उन्होंने नए सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया और उस PSA प्लांट को ऑपरेट करने के कारण से वह उस स्थिति में आ गए कि उन्होंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हम बेड को प्रोवाइड भी करते हैं तो जैसे हम सबको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड, तो क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक से की तो उसके कारण वह 15 दिनों के अंदर ही अपने बेड को 3 गुना बढ़ा पाए। और साथ ही उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ, आज उनकी सिचुएशन ये है कि वहां पर ऑक्सीजन बेड और ICU बेड अवेलेबल है, वेकेंट अवेलेबल है। उसके साथ ही उन्होंने CSR को भी यानी कि पब्लिक माइंडेड इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट करते हुए एक स्थाई पर RNA एक्सट्रैक्शन मशीन, दूसरे स्थाई पर वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेजल कैनुला और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने जिला स्तर पर ऑर्गेनाइज किए। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई जो कि पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमें हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पांस सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट टू यू कि आज जब एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को फिजिकल डिस्टेंसिंग के थ्रू तोड़ें, जिसके विषय में मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा कि अगर एक आदमी पॉजिटिव है और वह अपने आप को प्रॉपर्ली आइसोलेट नहीं करता तो वह अपने संपर्क में आने वाले सभी आदमी को पॉजिटिव करता जाता है और यह एक चेन के रूप में आगे बढ़ता रहता है, जिसमें कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8
और इस तरह करके 8 से 16 और 32 एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो क्या जरूरत है, क्या हम करें कि जिससे हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने को रोक सकें। हम आपसे हमेशा इस विषय में रिक्वेस्ट करते आए हैं, सबकी नॉलेज में लाते लाए हैं, और पिछले 1 साल से देश में हर नागरिक ने हमें सपोर्ट दिया है कि हम इस पर काम करते हुए हैं। लेकिन क्योंकि कुछ हद तक जैसे केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है और साथ ही हाइयर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है, तो हमारी आप सबसे विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को हम बिल्कुल ना भूलें। हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, तो जो पॉजिटिव पेशेंट है वह प्रॉपर्ली आइसोलेट हो, वह अपने घर में आइसोलेट होकर रहे, अपने घर के बाकी मेंबर से आइसोलेट होकर रहे, ताकि हम उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़कर बीमारी को फैलने से रोक सकें। यह हमारी रूट कॉज अप्रोच होनी चाहिए, जिसके तहत ही हम ओवरऑल कोविड की इस महामारी से जीत सकते हैं। इसी विषय में अंत में मैं आप लोगों के सामने एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना जो है वह हम सबके लिए कलेक्टिव करने वाला एफर्ट है। एक थाई पर सरकार, एक थाई पर हर कॉमन मैन, हर सिटीजन हम मिलकर काम करें। तो जब हम आई और यू यानी कि हम, आप और हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे, तभी हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। इसके लिए आप सबसे सहयोग की फिर से अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए इसी तरीके से काम करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आप इस प्रेस ब्रीफिंग के दूसरे चरण में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे प्रोफेसर। इस ग्राफ में हम ये दर्शा रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस बड़े देशों में कितनी एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेस वितरित हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है, और चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हायर है। तो तीसरे नंबर पे है देश। ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दूसरे नैरेटिव आते हैं, वो भी सही है, हम उसको पूरी विनम्रता के साथ मानते हैं, वो डिस्कोर्स भी वैलिड है। लेकिन देश के लिए ये नैरेटिव भी पॉजिटिव नैरेटिव जो है, गर्व करने वाला जो नैरेटिव है, ये भी एक सच्चाई है। ये ग्राफ सब लोग सारी दुनिया में देखते हैं। Of all the vaccines administered in the world, 13% vaccines have been administered in our country. और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। रफ्तार की बात होती रहती है। इतने बड़े देश ने करके दिखाया कि 17 करोड़ का मार्क हमने सबसे कम टाइम में करके दिखाया, सब मुश्किलों के बावजूद, दूसरी वेव के आने के बावजूद। और ये रफ्तार किसी भी देश से तेज रही है। जैसे मैंने कहा, बहुत ह्यूमिलिटी से कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को भी हम, इनके ऊपर भी गर्व करें। और जिन लोगों ने ये संभव करके दिखाया है, जिस सिस्टम ने इसको संभव करके दिखाया है, उसके प्रति हमें शाबाशी देने की भी ज़रूरत है। ये हर वर्कर का काम है, सिर्फ सरकार का काम नहीं, हर व्यक्ति का काम। एलिजिबल लोग जो आए उनकी कंट्रीब्यूशन है, देश की कंट्रीब्यूशन है, देश की अचीवमेंट है। ये आप जानते हैं कि जैसे शुरुआत हुई, प्रायोरिटी ग्रुप से शुरू किया गया 16 जनवरी को, और चलते चलते फेज 2 में जो मोर देन 60 ईयर्स और कोमॉर्बिडिटीज़ को लिया गया, मोर देन 50-45 को लिया गया, और अब ये ऑप्शन भी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो 18 से 44 साल के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से अप टू फेज 2 फ्री सप्लाई ऑफ वैक्सीन हो रही थी सारे देश में, और वो कंटिन्यू है। वो जो स्टेट्स के लिए प्रोक्योर किया जाता है, 50% की जो प्रोक्योरमेंट है वो राज्यों के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने लिए नहीं, सिर्फ प्रोक्योर करके यूनियन गवर्नमेंट अपना ड्यूटी बाउंड प्रोक्योर करके अपने बजट से स्टेट्स में, जिलों में, धरातल तक पहुंचा रहे हैं। ये नैरेटिव भी हमें
प्रस्तुत करना है। ये राज्य ही हैं और ज़िले की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जनता तक, भारत की जनता तक, हम सब तक ये वैक्सीन पहुंचाते हैं। ये दिखा चुके हैं लोग, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो काफ़ी हद तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, दूसरी डोज भी, और ये तो अचीव हो ही गया है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि 18 और 44 तक जिन प्रदेशों ने इस चीज़ को अलाउ किया है वहाँ भी वो पिकअप हो रहा है। मैं आपकी तवज्जो दिखाना चाहूँगा इस डेटा पे। बीच में ये डेटा है कि एक डोज 45 की पॉपुलेशन के ऊपर कितनों को मिली। How many people above the age of 45? What proportion of people above the age of 45 and above have received single dose of vaccine? Single dose is protective to a large extent. You need the second dose. We can talk about that. एक डोज किसको मिला, कितनों को मिला? 45 और उसके ऊपर की जो नंबर है हमारे देश में वो 34 करोड़ है। मुझे बात करते हुए गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि one third of the population 45 and above in this vast country has received at least one dose। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में, अगर देखिए आप, हिमाचल में 70%, 69% जो हैं उन्होंने कवर करके दिखाया है। लद्दाख ने 85% कवर करके दिखाया है। राजस्थान ने, देखिए बड़ा प्रदेश है, 58% कवर करके दिखाया है। उत्तराखंड ने 54%। थोड़े ऐसे प्रदेश भी हैं जो एवरेज के नीचे हैं, लेकिन एज अ नेशन 1 out of 3, और एक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है अभी 4 महीने पहले ही शुरू हुई, आप जानते हैं। और ये सारा जो है करके दिखाया देश में बने हुए वैक्सीन से करके, क्योंकि बाहर के वैक्सीन की ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर मैं बाद में भी आऊँगा कि सब जगह मिल रहा है, जितना मर्जी दे। देश के पास था तो पहुँचा, जितनी सप्लाई है उसकी एक एक बूंद देशवासियों के लिए उपलब्ध करनी चाहिए, सबके सहयोग से। So again I am repeating, we are happy to report that 1/3, लगभग exactly almost 1/3 of 45 and above are protected. 45 and above age group contributes 88% of deaths. So you can imagine how much dent it would have made, has made, to reducing the risk of death to this very at-risk population. I would like to show here that our responsibility to give the second dose wherever due is very profound and important, and we need cooperation of people, cooperation of state governments. We are showing here, बीच में इंडिया जहाँ दिख रहा है सेंटर में, कि जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है उसमें से 50% को मिल गई, 50% को मिलना है। ये हमें दर्शाता है कि हमें इस तरफ और कोशिश करनी है, सप्लाई साइड से भी, अवेयरनेस की साइड से भी और डिमांड साइड से भी। पर ये भी आप देखिए कि लेफ्ट साइड के बॉक्स में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने 70% से ज्यादा एलिजिबल जिनकी डोज हो गई थी उनको टीका लगा दिया। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू सीक द सेकेंड डोज। वी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स to kindly focus specifically on the second dose, ताकि उनका कोर्स पूरा हो जाए। बात होती रहती है कि वैक्सीन डोजेस कितनी आई, कैसे गई, कुछ बताया भी गया है, आज उसको एक किस तरह से दर्शा रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। जो अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेस हैव बीन प्रोक्योर्ड। सबसे पहले देखिए पीएम केयर फंड के अंतर्गत 6.6 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया गया। 5.6 कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। गावी को सीरम ने जो सप्लाई किया, जो उनका वायदा था उनके साथ, उसमें से हमें 1 करोड़ कोविशील्ड मिला और इसको इस्तेमाल कर लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेज 2 को में प्रोक्योरमेंट में 12 करोड़ डोसेस को प्रोक्योर किया, 10 करोड़ कोविशील्ड की और 2 करोड़ कोवैक्सीन की। इसमें से 86% जो है दैट हैज बीन रिसीव्ड और बाकी जो है वो
एंड में तक पहुंच जाएगा और लग जाएगा। थर्ड फेज में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया, 11 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 5 करोड़। ये सप्लाई मई से शुरू है और ये जुलाई तक चलेगी। ये हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है, ये पेमेंट भी हो गई है और ये सप्लाई चल रही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अभी तक 35.6 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया गया भारत सरकार की तरफ से, 27.6 करोड़ कोविशील्ड, 8 करोड़ कोवैक्सीन। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट्स ने और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की और वो सिस्टम में है, तो वो उस तरफ 16 करोड़ डोजेज जो हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेज जो हैं वो अवेलेबल है। 51.6 करोड़ डोजेज, विच मीन्स लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 50 करोड़ की डोजेज अगर वेस्टेज को ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है, तो ये सामने अवेलेबल है। All vaccine doses procured by the government of India and made available to states and UTs free of cost or procured by state government directly are available entirely for vaccination within the state. कहने का तात्पर्य है कि जो यूनियन गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है वो भी स्टेट्स के साथ ही शेयर की जाती है, वहीं लगती हैं, उसी समूहों को लगती हैं जिनको लगना चाहिए। स्टेट्स बताए जाते हैं, उनको एडवांस में बताया जाता है कि ये जो फ्री सप्लाई और वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोक्योर की जाती है वो कितनी अवेलेबल होगी, इसका सिस्टम बना हुआ है और पहले से ही बताया जाता है। और जो बाकी जो प्रोक्योर वो खुद करेंगे, उस शेयर में से 1 महीने के अंतराल के प्लानिंग वो करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट के साथ शेयर की जाती है, बताई जाती है। कॉन्स्टेंटली हम उनके टच में रहते हैं for fullest possible coordination. Under the new strategy, liberalized strategy, government has made all efforts to enable foreign vaccine manufacturers to obtain approvals expeditiously. इसको मैं थोड़ी देर में फिर स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। States have been advised कि अपनी टीम्स बनाइए, डेडिकेटेड टीम्स हों, एफिशिएंट टीम काम करे और हमारी टीम के साथ मिलके पूरी तरह से एक सीमलेस तरीके से जो स्टेट की साइड से आना है, प्राइवेट की साइड पे आना है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री सप्लाई के आना है, वो सारा एक ऐसा तालमेल हो कि एक नेशनल मिशन की तरह सीमलेस काम किया जाए। और इसमें आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार हमारे मिनिस्ट्री में भी डेडिकेटेड टीम है और स्टेट्स को ये कहा गया है इन द लाइट ऑफ द सेकेंड डोज इशू कि लगभग 70% डोजेज जो है वो आप इस स्टेज में सेकेंड डोज के लिए आप चिन्हित करेंगे। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मई 21 का क्या सीन है, आजकल क्या सीन है, आजकल कितनी अवेलेबिलिटी है। तो मई के महीने के लिए फ्री डोजेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स एंड यूटीज 1.65 crore. Factual, so I'll just read the facts. Free doses in the pipeline to be supplied by Government of India to states and UTs 2.35 crore. Doses directly procured by states and UTs 1.23 crore. Doses directly procured by states and UTs but currently in pipeline 1.27 crore. Doses directly procured by private hospitals 0.80 crore, 80 lakh doses. And for therefore, putting it all together, in the month of May, 7.30 crore doses are available for the vaccination program. अब आगे ये बताने चाहेंगे हम कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन इजाद के बाद, लाइसेंसर के बाद कंपनी उनको रैप अप करती हैं और हमारे देश में जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री, साइंस और वैक्सीन इंडस्ट्री को कुल मिला के आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इमर्जिंग सीन क्या है। अभी तक 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन आगे क्या सीन इमर्ज होता है। तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से
संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसको मैं प्रस्तुत करूं तो ये एक प्रोविजनल टेबल आपके समक्ष आता है। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, जो बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी, बहुत प्रॉमिसिंग है। और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है, लेकिन तैयारी तो नहीं। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंशियल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बार। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे, 20 करोड़ डोज अवेलेबल हमें बताया गया। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज 1-2 में है, उम्मीद है ये आएगा। और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोज, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किया। ये सब ऐसे नहीं है, पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। डेटा जो है वो कंपनी से आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन। जिनोवा वैक्सीन कंपनी जो है वो एक mRNA वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन है, उसको बनाती है। बायोई भी इंडियन है, जाइडस भी पूरा इंडियन है, और नेजल वैक्सीन भी पूरा इंडियन है, और जिनोवा वैक्सीन भी पूरा इंडियन है। 6 करोड़ डोजेस की उम्मीद है ये लाइसेंशियल में जाएगा, और उस पीरियड में जिसका मैं जिक्र ऊपर कर रहा हूं 6 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक। और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी, और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोसेज भारत में निर्मित हो। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months, or 5 months actually, will be made in for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। वैक्सीन जब शुरू में होते हैं, एक सप्लाई डिमांड में सारी दुनिया में ये एसिमेट्री है स्टेज, और उसको निकलने के लिए हमें मिलकर निकलना है, तभी प्रायोरिटाइज किया, तभी सेल्स के साथ भागीदारी बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी बढ़ाएंगे। लेकिन आगे देखिए, ये भी देश के साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, रेगुलेटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट, both the state and the national government, ये भी एक सिस्टम। And I can assure you that if I extend this estimate to early first quarter, this number is 3 billion possible, 3 billion doses। अब वो हम बताते रहेंगे इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रही है, और साथ में मैं ये भी लिख रहा हूँ कि फॉरेन वैक्सीन भी इसके अलावा जमा हो जाएंगे स्पुतनिक के अलावा। स्पुतनिक तो आ ही गए थे, बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलकर एक अच्छा वैक्सीन बनाया। तो और वैक्सीन जो आएंगे उसकी मैं चर्चा भी 2 मिनट में करता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू शेयर विद यू विद डीप प्राइड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द साइंटिफिक माइंड ऑफ दिस नेशन। ये भी एक सच है।
हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि फाइनाइट सप्लाई, सारी दुनिया ही उस दौर से वक्त लगता है इस फेज में से निकलने का। आपको ये बता सकता हूँ स्लाइड के साथ साथ, बड़ा देश देखिए, अभी तक वो 5 महीने से लगे हैं, 46% पॉपुलेशन यूएस की अभी तक सिंगल डोज दे पाई है, एटलीस्ट 1 डोज, सॉरी 46%। छोटा देश हमारे मुकाबले, अपनी तरफ से वैसे बड़ा है, 33 करोड़। जर्मनी 8.3 करोड़ पॉपुलेशन है और उनको सिंगल डोज और मोर जो मिला है 34% पॉपुलेशन को मिला है। हमारे किसी 2 प्रदेशों से भी उनकी कम है। फ्रांस 6.5 करोड़ है, बहुत सारे प्रदेश हमारे इतनी पॉपुलेशन में से एक स्टेट के लगभग, वो दे पाए हैं सिर्फ 27%। प्लीज अंडरस्टैंड, वैक्सीन ऐसा नया वैक्सीन, मानते हैं कि बीमारी का प्रकोप है, बट इट टेक्स टाइम। यूएस जैसे देश जिन्होंने इतनी स्टॉकपाइल अपने लिए पहले ही रख दी, बिना किसी से शेयर किए हुए, अच्छा काम किया, वैक्सीन डेवलप वहां हुई, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 5 महीने में अपनी 44% जनता को कवर करना है। इट टेक्स टाइम। 5 महीने हो गए, 1 महीना हमसे पहले शुरू किया, प्लीज वक्त लगेगा, इसीलिए प्रायोरिटाइज किया गया। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो फ्री सप्लाई दी जाती है उसका फोकस उस पॉपुलेशन पे है जिसको सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। ये हमें सोच के चलना चाहिए, हमें उस फोकस को हमें हमेशा नजर में रखना चाहिए। And now I would like to add a few other points again in relation to the vaccine. सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा, इसमें आपको इस डेटा के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन है लगभग 95 करोड़, उसको दुगना कर लीजिए, 2 बिलियन, सब भी लगाएंगे तो भी लोग धीरे धीरे स्किल आते। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नई पॉलिसी बनी वो इस बेस पे बनी कि स्टेट्स वांटेड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम खुद कुछ फैसले करें। उस रिस्पांस में ये भागीदारी है फेडरल सिस्टम में, उस रिस्पांस को माना गया और इकट्ठे मिलकर उन फैसलों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का एक रास्ता तय किया। उन्होंने ही इंडिकेट किया दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी, वी रिस्पेक्ट, दिस इज फेडरल नेशन एंड इट इज प्रोसीडिंग वेल, लेट्स वर्क मोर सीमलेसली। इसी प्रकार ये मांग भी थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्धता हो और वहां पे डायनेमिक्स जो हैं वो प्राइस के जो डायनेमिक्स हैं वो कमर्शियल जैसे होने चाहिए बिजनेस में। उससे अब नए वैक्सीन हमारे आ रहे हैं, स्पुतनिक वैक्सीन उस तरफ जाएगा और दूसरे वैक्सीन की अभी बात करूंगा जो भी आ सकते हैं। खुला है आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका? बिल्कुल नहीं, कोई इंपोर्ट लाइसेंस पेंडिंग। ये उन्होंने देखना है कि कब सप्लाई कर सकते हैं। तो ये रास्ते जो खोले गए, जनता ने कहा, स्टेट्स ने कहा, इसलिए ये रास्ता चुना गया है। अब हमने इस रास्ते को मिलजुल के सीमलेस डिलीवरी ऑफ दिस नेशनल मिशन करना है। अल्टीमेटली इट इज अबाउट द पीपल। Maximum number of people must receive the available stockpile soon as possible. And then as we move forward, there is plenty to be proud of and plenty to achieve. ये इस बात को ले लेते हैं कि बाकी वैक्सीन जो है कंपनीज, उनके बारे में भारत सरकार ने किस तरह का तालमेल रखा है। शुरू से ही, हमेशा से ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अदर डिपार्टमेंट कंसर्न, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम मिलके फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ शुरू से टच में, हमेशा पूछा, फॉर्मली पूछा, बातचीत करी कि प्लीज वुड यू लाइक टू सेंड डोजेस टू इंडिया।
Please, would you like to manufacture in India? We will find partners. We will assist you. Would you like to do fill and finish? बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तरीके से चले हैं और वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है वो Q3 में बात करें 21 इस Q3 में देखते हैं जो अवेलेबिलिटी होगी। ये प्रक्रिया हमेशा मोर इंटेंसली चलती गई है और उस प्रक्रिया में अब हम बिल्कुल फिर जोर से मॉडर्ना के साथ, फाइजर के साथ, J&J के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो भारत में इंपोर्ट करवाने के लिए, भारत में उपलब्धता बढ़ाने के लिए आगे आएंगे और ये हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक चैनल से भी इस पे लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं, हम इनवाइट करते हैं कि वो और यहाँ उपलब्ध करें। हम इनवाइट करते हैं कि यहाँ बनाएं, हमारी कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। और J&J ने अच्छा किया काम, क्वाड के अंतर्गत उन्होंने इस ऑफर को माना। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि वो भारत में उपलब्धता बढ़ाए और ये इनवाइट इस फोरम से फिर मैं करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल हो और अंडर द न्यू स्ट्रेटजी वो चैनल बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है एंड वी विल सपोर्ट इन एवरी पॉसिबल वे। ये कहा जाता है कि कोवैक्सीन को दूसरे लोगों ने कंपनी को दे दीजिए बना के। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी इसको बहुत वेलकम किया जब हमसे चर्चा करते। उन्होंने रीच आउट किया और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, एफकिन को, विलकॉल को और इंडियन इम्यूनॉलॉजी को जोड़ा गया, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये जो ग्रेट वैक्सीन बनाया ICMR ने, ये लाइव वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, जिंदा वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और ये जो काम होता है वो BSL-3 लेबोरेटरी में, बायो सेफ्टी लेवल 3, बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरीज बाकी किसी कंपनी में लगभग नहीं। इट इज नॉट समथिंग विच एवरी कंपनी है और जो कंपनी इसको बना के जुड़ना चाहती है हम ओपन इन्विटेशन देते हैं और कर चुके हैं साइडलाइन से अपने तरीके से रीच आउट किया है हमने सारी इंडस्ट्री को कि मिल के बनाइए, लेकिन उसमें ये कंसेंट आता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अभी भी विनती है कि जो कंपनी कोवैक्सीन बनाना चाहती है, पहले भी कह चुके, मिल के बनाइए, सरकार पूरा योगदान करेगी कि ऐसी कैपेसिटी इंक्रीज हो। एंड आई एम ग्रेटफुल टू द कंपनी कंसर्न कि उन्होंने इन इनिशिएटिव्स को पूरे पॉजिटिव तरीके से लिया। अपनी प्रोडक्शन जो 1 करोड़ की है वो बढ़ा के 10 करोड़ तक ले जाने का काम उन्होंने उठाया अपने दम पे इन कमिंग इनटू फ्यूचर और इसी तरह से उन्होंने हमारे PSUs के साथ जुड़े। तो ये वेलकम करते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप बने और कह रहे हैं पहले से भी कह रहे हैं। तो ये बात जो है वो इसकी थॉट आई शुड करेक्ट द फैक्ट्स। एक प्रश्न आया है कि कोवैक्सीन की सप्लाई दिल्ली में बंद हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री चैनल है उसमें मई महीने में 75,000 कोवैक्सीन की डोजेज जो हैं वो दिल्ली में दी गई और अगर जनवरी से मई तक का देखें तो 13 लाख बल्कि 14 लाख के करीब 13,91,000 डोजेज कोवैक्सीन की दिल्ली को मिली। और जो अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली चैनल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री चैनल के अलावा स्टेट वाली है, स्टेट से 1 लाख डोज प्रोक्योर की गई, प्राइवेट ने 20,000 डोज प्रोक्योर की गई। तो तीनों ही चैनल से दिल्ली में कोवैक्सीन की उपलब्धता हुई है। भारत सरकार का रोल जो है वो इस काम को फैसिलिटेट करना है नई पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि स्टेट चाहती थी कि हम डायरेक्टली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। तो उस मॉडल पे हम चल रहे हैं, लेकिन वो चलते हुए भी भारत सरकार का काम है कि फैसिलिटेट करो। जो भारत सरकार का काम इज नॉट टू रिटार्ड, इज टू प्रमोट दिस, फैसिलिटेट, कनेक्ट। So we refute this, that there is any pressure on anybody not to supply to any particular state. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कंपनीज ने कल कहा कि हमें तरह तरह के प्रेशर्स हैं और ये उनके मोरल को अफेक्ट करता है, प्लीज विनती करते हैं कि उनकी वजह से हम आज इस स्टेज पे हैं कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है।
इस हालात में। बहुत से देश जो हैं वो मांग रहे हैं दूसरों से, बहुत है हमारे पास, बहुत और होना चाहिए, बहुत और बनेगा भी। तो उन कंपनीज के वर्कर्स को, साइंटिस्ट को हमें डिमोरलाइज नहीं करना है। इसी प्रकार अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, vaccination is a very major pillar against and major war against pandemic. Remember, this is not the only one, but this is perhaps the most important going forward. Vaccines have become available only, less than 150 days ago. So, इसकी जो मात्रा है, वॉल्यूम है, वो बढ़ने चाहिए। कुछ सामने प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि देश किस तरह पहुंचेगा। इस फेज में जो भी सप्लाई है, एक एक बूंद जो है, एक एक डोज है, उसको सबके पास पहुंचना चाहिए। पेशेंस के साथ उस सिस्टम को सशक्त करिए और जो गति बनी हुई है उसमें और तेज गति लाइए। हम चाहेंगे कि ये डेली वैक्सीनेशन रेट जो है वो बहुत आगे बढ़े और जो वैक्सीन सप्लाईज हैं वो इस्तेमाल हों, और गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी सो मच मोर वैक्सीन कमिंग एंड टू कवर द एंटायर नेशन। प्लीज रिमेंबर, इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट with as a reality, with humility, and giving credit to the people, scientists, industry, health workers, doctors, district teams for the effort that they have put in. Thank you very much. We'll take a few questions now. Number 10. सर, मेरे दो सवाल है कि पहला जो कोविशील्ड है उसके पहली डोज के बाद दूसरी डोज के जो गैप है उसको बढ़ाने की सिफारिश की गई है, ये क्यों किया गया है, थोड़ा इसको समझा दें। और दिल्ली सरकार ने एक आरोप लगाया है कि जो राज्यों के द्वारा खरीदी जा रही है 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन, उसमें जो कंपनी है सीरम वो हर महीने 960 करोड़ रुपए कमा रही है। सरकार इसमें हस्तक्षेप कर। कोविशील्ड के बारे में उसकी डोजिंग, पहली डोज, उसमें 3 सवाल हैं सारी वैक्सीन्स में जो अभी आ रहे हैं इस पैंडेमिक में। पहला कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं, दूसरा लैक्टेशन में दे सकते हैं कि नहीं, तीसरा कि हम लोग को पहली डोज के बाद दूसरी डोज कब देनी है। एक और सवाल आता है कि अगर आज मुझे वैक्सीन लग गई, फिर मुझे कोविड हो गया, तब मुझे कब वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए काफ़ी साइंटिफिक डेलिब्रेशन हुआ है और अभी हो भी रहा है। एक कोविड वर्किंग ग्रुप है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन का, उसकी कोई 4 मीटिंग हो चुकी है, उसमें डिस्कशन काफ़ी हुआ है। और उसके जो वैक्सीन के निर्माता भी हैं, जो ऑक्सफोर्ड वाले, उनसे भी डिस्कशन हुआ, उनसे भी प्रेजेंटेशन किया गया और उनके पास कुछ नया डेटा भी आया, वो भी देखा गया और फिर ये STSC कमेटी में पेश किया गया और कल नेकवैक में भी फिर डिस्कस हुआ था परिने में, और आज सवेरे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन में भी डिस्कस हुआ है और इसका फाइनल डिस्कशन आपको दिया जाएगा और इसको साइंटिफिक जो बेसिस है उसको हम अगली दफे प्रेजेंटेशन में पूरे तरीके से आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल साइंस बेस्ड डिसीजन हुए हैं। पहले 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसके पहले बात मैंने कही 4 to 6 वीक। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो ऑन प्लान जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एनटेगी का सिस्टम है, मैं एनटेगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस इंस्टीट्यूशन, उनके इंडिपेंडेंट फैसले। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया,
WHO ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए। बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद है। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। ये देश का फैसला है। उनकी साइंस कम्युनिटी ने कहा होगा भी रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्निकल कम्युनिटी थी, जिसको ICMR एंकर करते हैं DBT के साथ, उनका फैसला था कि ऐसे करने से जो डेटा अवेलेबल है उसको ध्यान से जब ये देखते हैं, बाहर का भी, अंदर का भी, अपना भी, तो ऐसा लगता था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बढ़ जाए। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट कैनॉट अफोर्ड कि रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो knowing their good faith based on their scientific capability without any pressure from anybody whatsoever, NIAID ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। उन्होंने, हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया, हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक सकते हैं। और सर ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, ये जरूरी है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्यों हुआ। अब ये जो बात है, ये बार बार रिव्यू पीरियडिकली होती है, सिर्फ 2 ही बारी नहीं होती, इसके बीच में भी हुई, पूछा गया बताइए, नो लगा कि छोड़ दीजिए, ऐसे ही करना है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं हो। दिस इज अ डायनामिक सिचुएशन एंड टेक्निक बार बार इस चीज को मिलती करती है। तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया, और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए, ये दिसंबर का वैक्सीन है। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया। Sir, I have a supplementary related to that, sir. I have a supplementary related to that. Yes. But for those people who have already taken in 4 weeks' time, is the efficacy affected in that particular? Not at all, not at all, not at all, at all. जो 2 डोसेज ओरिजिनल हैं वो हमें पहले से ही मालूम है कि वो इफेक्टिव है। ये सिंगल डोज के बाद भी एफिकेसी इतनी अच्छी है कि हम उसको पोस्टपोन 3 हफ्ते तक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बहुत सारे देशों में मैंने जो कहा आपको, बाकी देशों में वो अपना जो है 4 to 6 या 6 to 8 वीक्स वाला ही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। So the allegations being leveled are that there is shortage of vaccines and that is why this increase. Look, I have explained to you that can you please have faith in our scientific processes. And TAGI is a individual of high integrity. और एक व्यक्ति का व्यू नहीं होता है जो फैसले करते हैं, बैठ के कंसेंसस बनते हैं, उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज भी आते हैं, उसको बैलेंस किया जाता है, डेटा दिखाया जाता है, इसमें फेथ होनी चाहिए। थैंक यू। दिल्ली सरकार का आरोप था कोविशील्ड की वजह से फायदा कमाने होती है, पीएम इंस्टीट्यूट सरकार से सवाल है। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। अगर किसी ने कोई आरोप लगाया तो आई थिंक लेट देम सब्सटेंशिएट एंड डिस्कस इट आउट। आई थिंक दिस इज नॉट द फोरम टू डिस्कस दोस थिंग्स। दिस इज द फोरम जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि देश में आपको कोविड की वर्तमान परिस्थिति उसको मैनेज करने के बारे में सरकार और फील्ड के साथ मिलकर हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, ब्रह्म प्रकाश, मेरा सवाल ये है सर, पहले तो हम सम्मान करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने, आप सब लोगों ने बेहतर काम किया वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि दूसरी लहर जिस तरह से फैली है, गांव-गांव में फैल रही है, लोग मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, ये कई राज्यों में इस स्थिति सामने आ रही है। क्या आप लोगों का जो एक्सपर्ट ग्रुप था वो पूरी तरह से फेल रहा है इस दूसरी लहर को समझने में कि इतना बड़ा असर पड़ेगा?
और उस लिहाज से इतना इंतजाम नहीं कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि आप देखिए शहरों में ही नहीं देश के गांव-गांव में फैल गया है। तो ये स्थिति को आप कैसे संभालेंगे? कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है, दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च को इमर्जिंग सेकेंड वेव के बारे में देश को बिना पैनिक क्रिएट करते हुए कन्वे किया कि हमें इससे डरना है। जो ये बात आती है कि क्या ये इतनी पीक एक्सपेक्टेड थी, उसका जवाब डॉक्टर विजय राघव दे चुके हैं। और यही कहना चाहूंगा कि किसी भी मॉडलिंग में ये नहीं दर्शाया कि इस पीक का साइज क्या होगा, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कहीं भी वो प्रेडिक्शन नहीं। जो लोग कहते हैं उन्होंने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले प्रेडिक्ट किया है 22 अप्रैल को। तो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो वायरस का है वो वेल नोन है, वो सभी के लिए है। तो पीक आएगी ये पता है, दोबारा वायरस आ सकता है ये पता है, तैयारी करके रखो। ये इसका बाद का डिस्कोर्स होता है, तैयारी सब देश ने करनी है, तो स्टेट के साथ मिलकर करनी है। स्टेट के साथ इंटरेक्शन में कंटेनमेंट की बात करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रैप अप करके रखना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात बार बार यहाँ लाना और हर मंच से लाना और तैयारी रखना, ये बातें हुई। बट ये भी है कि हमने उस पैनिक क्रिएट करे बिना ये चीज कही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि डिस्कोर्स नहीं है, और ये भी ऐसा नहीं है कि सारे मिलकर इस काम को नहीं देख रहे। और जो और रिस्पांस होनी है वो करी भी गई है, और उसके ऊपर देश इकट्ठा है। बाहर के देशों में भी पीक्स आई हैं, फेस किया है, मुश्किल है, पैंडेमिक है, लेकिन मिलकर इसका जवाब देंगे। गाँव का कैसे सवाल? गाँव में इट इज अ नेचर ऑफ द डिजीज दैट अल्टीमेटली गाँव में जाएगा ये, क्योंकि वहां भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। पहले वायरस बड़े जगहों पे रहा, ये एपिडेमियोलॉजी इज वेल नोन। अब यहाँ पे वो सैचुरेट हो गए हैं, कम लोग हैं जिनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो आगे चलता है फिर। तो ये एक फिनोमिनन है, हमें ये इस पैंडेमिक का ये हिस्सा है कि आगे बढ़ेगा। इसको बचने के वही रास्ते हैं, वैक्सीनेशन अपनाइए जिसको मिलना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए। लव ने इतने अच्छे तरीके से समझाए आज, कंटेनमेंट 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 कंटेनमेंट, उसमें इंडिविजुअल का भी रोल है, सिस्टम का भी रोल है, राइट। रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तैयारी की बात की गई, तैयारी के पॉजिटिव एग्जांपल भी, ऐसे ही लड़ाई की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर एक दो सवाल सर, लास्ट बार जरूरी है सर। सर इस ग्लोबल टेंडर को लेकर साफ करते थे। जवाब दीजिए। सर नेगेटिव की बात कर वैक्सीन